धन्यवाद जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का उपाध्यक्ष जी टाइम दिया। अध्यक्ष जी, आप जानते हैं 2 साल पीछे कोरोना जैसे महामारी का सामना करते हुए विपरीत परिस्थितियों में तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया 2022-2023 का 15.6% बढ़ोतरी की है, जिसकी मैं बहुत सराहना करता हूं। बहुत बढ़िया बजट पेश किया। अध्यक्ष महोदय जी, बजट में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा, चाहे गरीब मजदूर की बात हो, किसान की बात हो, व्यापारी वर्ग की बात का ध्यान रखा। तब बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन और ग्रामीण विकास व आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा दी गई बढ़ोतरी हमारी सरकार की अंत्योदय यानी सबसे गरीब व्यक्ति का कल्याण की नीति का परिणाम है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे महामारी से सीख लेते हुए सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधा में पहले भी काफी सुधार किया है। इस बजट में हर जिले में मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज खोलने की योजना तैयार की है, जो हमारे स्वास्थ्य सेवा में मील की पत्थर साबित होगी। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने इस बजट में कृषि और ग्रामीण विकास हमारे देश और प्रदेश के विकास का आधार है। इसलिए इस बजट में खास करके सरकार ने कृषि पर पूरा ध्यान दिया है। कृषि बजट में पिछले साल की बजाय करीब 28% की बढ़ोतरी व ग्राम विकास के बजट में रिकॉर्ड 83% की बढ़ोतरी की है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। अध्यक्ष जी, इस सरकार ने सारे हरियाणा में तो सेमग्रस्त भूमि के बारे में सरकार का पूरा ध्यान गया और सरकार ने प्रयास है कि गांव में पूरा ध्यान दिया है और सरकार किसी तरह भी सेम का खत्म करने के लिए बजट के भी इस सरकार ने रखा है और खास करके गांव में 24 घंटे बिजली देने की बात भी कही है और नए कनेक्शन की भी दे जाने की बात कही है। इसके अलावा किसानों को जोखिम मुक्त खेती करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ पर बागवानी व मसालों की खेती करने वाले किसानों के लिए भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जैसी स्कीम सरकार ने शुरू की है, जो किसानों की आय बढ़ाने और खेती को जोखिम मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने इस बजट में खास करके फतेहाबाद जिले में जो मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज तथा ESI डिस्परी खोलने की घोषणा की है। इसके लिए मैं खास करके मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि मेडिकल कॉलेज खुलने से फतेहाबाद नहीं, इधर राजस्थान बॉर्डर पड़ता है, उधर पंजाब बॉर्डर पड़ता है, सारे इलाके को बहुत बड़ा फायदा होगा, जो कि मुख्यमंत्री जी ने बजट में ये घोषणा की है मेडिकल कॉलेज खोलने की। अध्यक्ष जी, इसके अलावा कुछ मेरे इलाके की जरूरी बातें हैं, वो मैं आपके मार्फत से अध्यक्ष महोदय में रखना चाहता हूं। हमारे शहर में कुछ जो कि उड़ा सेक्टर है, अल्फा है और सोमा 2 बड़ी कॉलोनियां हैं और उड़ा सेक्टर में कई सेक्टर कट गए हैं। वहां अध्यक्ष जी, पीने के पानी की नहरी पानी की बहुत दिक्कत है, क्योंकि पानी नीचे का इतना बढ़िया नहीं है और वहां कई बार तो टैंकों से पानी बाहर से लाना पड़ता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि वहां उड़ा सेक्टर के अंदर पब्लिक हेल्थ के लिए जगह छोड़ रखी है वाटर वर्क्स बनाने के लिए। मेरी सरकार से मांग है कि वहां वाटर वर्क्स बनाया जाए और वहां से ताकि इस इलाके को नहरी पानी दिया जा सके। इसके अलावा अध्यक्ष जी, बुना शहर कस्बा बहुत बड़ा हो चुका है, उसके अंदर से सड़क जाती है। तो मेरी आप सरकार से मांग है कि वहां बाईपास बनाया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। इसी तरह फतेहाबाद के अंदर अध्यक्ष जी, मिनी बाईपास है, बहुत साल पहले बना था, उसको भी थोड़ा किया जाए। इसके अलावा अध्यक्ष जी, खासकर फतेहाबाद शहर में सबसे सब डिवीजन था, उस टाइम से सीवरेज लाइन है, पुरानी डली हुई है,
बरसातों के दिनों में वहां पर बड़ी भारी दिक्कतें हो जाती है जब बरसात होती है, पानी निकासी की भी और सीवरेज की। मेरी ये मांग है कि नए सिरे से, अब जिला हेडक्वार्टर बन गया है, बाढ़ की आबादी बहुत हो चुकी है, तो नए तरीके से, नए सिस्टम से फिर से वहां सीवरेज का और पानी निकासी का प्रबंध किया जाए ताकि लोगों को बरसात के दिनों में दिक्कत ना हो। इसी तरह अध्यक्ष जी, भुन्ना में नगर पालिका बन चुका है। कुछ एरिया ऐसा है अध्यक्ष जी, उनके वोट नगर पालिका के अंदर आते हैं और एरिया से बाहर पड़ते हैं वो लोग, तो वहां बड़ी दिक्कत होती है। ना वहां उस इलाके में ना कोई पंचायत है, नगर पालिका का से काम करवा नहीं सकते क्योंकि नगर पालिका एरिया से बाहर है। या तो उसे नगर पालिका एरिया को बढ़ाया जाए या जो जितने बाहर के लोग हैं वहां पंचायत बनाया जाए ताकि उनका उस इलाके का विकास हो सके। क्यों बड़ी दिक्कत आ रही है, वोट उनके भुन्ना के अंदर है, नगर पालिका के अंदर है, किसी पंचायत में नहीं, और पंचायत एरिया नगर पालिका एरिया से बाहर आ जाते हैं। दूसरा अध्यक्ष महोदय जी, धांगड़ गांव से बाईपास रोड बन चुका है जो आगे जाके दरियापुर जाता है। जो अंदर के जो रोड पहले जाया करती थी फतेहाबाद होके, उस सड़क को चौड़ा किया जाए जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है, और उस डिवाइडर बनाया जाए और स्ट्रीट लाइट लगाया जाए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय जी, मेरे हल्के से कुछ स्कूलों की मैंने शिक्षा मंत्री से मिलकर प्रार्थना की थी कि कुछ स्कूलों के अपग्रेड करने की बात है। शिक्षा मंत्री जी, जो फाइल शायद आपके पास आई हुई है, जिसमें कंडीशन भी पूरी कर रही है, थोड़े घने कंडीशन हो सकता है कोई आधा कमरे कमी है, कमरे पूरा करा देंगे शिक्षा मंत्री जी। काजल गांव है, सिंथला गांव है, भट्टू मंडी है, खजूरी जाटी है, मताना है, धारनी, कई गांवों की स्कूल है जो कंडीशन पूरे कर रही है। मेरी आप शिक्षा मंत्री से ये प्रार्थना है कि उनको ध्यान दे। इसके अलावा थोड़ा सी 2-4 मिनट पड़ोसी का मामला है। बोलो आप देख रहे कुछ कहे नहीं। हाँ तो कुछ तो लिहाज करनी पड़ेगा, ध्यान इतना अंदाज लग जाता है। नहीं, मैंने तो कुछ कहा नहीं, अंदाज लग जाता है ना बोलो आप। अरे अध्यक्ष जी, दूसरा, फतेहाबाद हल्के के अंदर कुछ रास्ते 6 कदम के हैं, जो भी 6 कदम के रास्ते रहे हुए हैं, मैं कहूंगा कि वो सड़क बनाए जाए, और कुछ रास्ते 5 कदम के हैं, तो मेरे 5 कदम के और 6 कदम के जो भी रास्ते हैं फतेहाबाद हल्के के अंदर है उनको बनाने का कष्ट करें। इसके अलावा कुछ और मांगे हैं, मैं लिख के भेज रहा हूँ अध्यक्ष जी। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आप मेरी तरफ देख रहे हो टाइम पर, कोई बात नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद मुझे टाइम दिया। इंदुराज नरवाल जी, धन्यवाद, आपने बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं बताना चाहूंगा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के नाते जब बजट पढ़ रहे थे तो मैंने पूरे ध्यान से उस बजट को सुना, और फिर मैंने घर जाकर भी पूरे बजट को पढ़ा, एक एक पन्ने को बार बार पढ़ा। मैंने इसलिए पढ़ा कि कहीं न कहीं बड़ौदा हल्का का कहीं नाम लिखा दिखेगा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि बड़ौदा हल्का का कहीं नाम नजर ही नहीं आया। और पूरे सदन ने भी पता है, उपाध्यक्ष जी आपने भी पता है, जब बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, उप मुख्यमंत्री जी भी और सारे मंत्री इस सरकार के बड़ौदा हल्का में गए, और उन्होंने बड़े बड़े मंचों पर घोषणा की कि बड़ौदा हल्का में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बड़ौदा हल्का में IMT बनाएंगे, बड़ौदा हल्का में 2 महिला कॉलेज देंगे, राइस मिल लगाएंगे। लेकिन इस बजट के अंदर उसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया। क्या बड़ौदा हल्का इस हरियाणा के मानचित्र पर नहीं है? बड़ौदा हल्का के लोगों ने क्या गलत काम कर दिया? अपना एक अच्छा विधायक तो चुना होगा, बीजेपी का तो रहा होगा, और वहां तो मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कहा कि मैं भी आपका विधायक हूं। लेकिन ऐसा क्यों? मैं सोनीपत से, मेरी बहन थी, अभी चली गई, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला, मैंने उनको मुबारकबाद भी दी, और मैं धन्यवाद भी करता हूं आपको कि मेरे सोनीपत जिले की विधायक को आपने श्रेष्ठ का वो दिया। लेकिन मेरी बहन उसके चक्कर में
बहुत कुछ बोल गई। उन्होंने पता ही नहीं सोनीपत में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने क्या क्या किया। एक महिला कॉलेज ही तो दिया हुआ गन्नौर में, इस अलग क्या दिया सोनीपत में? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने 5 यूनिवर्सिटी दी। और मैं बताना चाहूंगा खारपर में महिला यूनिवर्सिटी देने का काम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया। और सर छोटू राम यूनिवर्सिटी सोनीपत में देने का काम किया। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी देने का सोनीपत में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने काम किया। ये देख सुनामी थी, कोई बात नहीं, इलेक्शन आने जाने होते हैं, फिर समय आएगा फिर बताएगा सोनीपत लोकसभा क्षेत्र। ये तो समय सबसे बड़ी बात होती है। और मैं फिर दोबारा से बजट पर आऊंगा। मैंने फिर रोजगार की बात अगर करें, बजट सत्र में कहीं भी नजर नहीं आया। जब हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी तो हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, प्रति निवेश में नंबर 1 था, रोजगार में नंबर 1 था, बुजुर्गों के मान सम्मान में 1 था, खिलाड़ियों के सम्मान, विकास और खुशहाल में पूरा हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर था। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश का युवा इतना बेरोजगार हो चुका है जो कि हरियाणा का युवा अपराध की तरफ, भ्रष्टाचार की तरफ जा चुका है। ये इस हरियाणा प्रदेश की युवा की मजबूरी है, क्योंकि रोजगार इस हरियाणा प्रदेश में छोड़ा ही नहीं सरकार ने। और अगर बेरोजगारी की बात करें, पढ़े लिखे जो युवा हमारे हरियाणा प्रदेश के हैं, चाहे वो MSc पास हो, चाहे BTech पास हो, M.Tech पास हो, MPhil पास हो, वो D ग्रेड की नौकरी करने पर मजबूर। आज जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी तो DC रेट के कोई नौकरी करने को लिए तैयार नहीं था। आज DC रेट के लिए भी जितने हमारे विधायक बैठे हैं, सबके घर लंबी लंबी लाइनें सुबह लगती है कि मेरे को DC रेट पर लगवाया जाए। ऐसा हरियाणा प्रदेश के साथ क्यों? युवा के साथ धोखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपराध की अगर बात करें, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की जब सरकार थी, उन्होंने प्राथमिकता प्रदेश को अपराध में खत्म करने का काम किया। या तो बदमाश हरियाणा प्रदेश को छोड़ गया या फिर सलाखों के पीछे जाने का काम अगर किसी ने किया था, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सरकार में किया। अगर आज अपराध की बात करें तो आज हरियाणा प्रदेश 1 नंबर है। अगर हम रोज की औसत की बात करें, 4-5 लड़कियों के, हमारे बेटियों के रेप होने का काम हो रहा है आज हरियाणा प्रदेश में। और सरकार ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। आज रोड पर आंगनवाड़ी और आशा वर्कर सड़कों पर बैठी है हमारी बहन बेटियां। जब भी किसी भर्ती का पेपर होता है, हमारी बहन, हमारी बेटियां बस में लटक कर जाती हैं 150 किलोमीटर पर, और उनके जाने का कोई भी समाधान सरकार नहीं करती। उन्होंने हरियाणा प्रदेश में एक और नारा दिया कि हरियाणवी एक का नारा दिया, लेकिन असलियत में अगर हरियाणा में अगर किसी ने जात पात का नारा दिया तो वो बीजेपी की सरकार है। 36 बिरादरी का अगर किसी ने भाईचारा बिगाड़ा तो वो बीजेपी की सरकार है, मनोहर जी की सरकार है। और अगर बात करें बुढ़ापा पेंशन की, सरकार में बैठे जो साझा की सरकार, गठबंधन की सरकार, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने ना कहा था कि 5100 रुपये हम बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे, लेकिन सरकार ने हजारों बुजुर्गों की 5100 देने की बात दूर करो, हजारों बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया कि आप अगर एक परिवार में अगर 2-3 बेटे हैं तो उनका सबका जोड़कर 2 लाख से ऊपर का बात कह गए, बुढ़ापा पेंशन काटने का काम किया तो बीजेपी और जेजेपी सरकार ने किया। अगर गरीब के लिए योजना चलाने की बात की, लेकिन हमारे समय में गरीब को जो तेल, नमक, दाल, चीनी मिलती थी, अगर किसी को बंद करने का काम किया गरीब को तो वह बीजेपी और जेजेपी सरकार ने किया। हुड्डा जी की सरकार में 100 गज के गरीब को प्लाट देने का काम किया, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी वर्ग से आते हो, जिसके पीले कार्ड थे उनको 100 गज के प्लाट दिए और उनके ऊपर मकान बनाने के लिए पैसे देने का काम किया। लेकिन इस बजट सत्र के अंदर न कहीं 1 गज प्लाट की बात की गई, न कहीं गरीब को मकान बनाने के पैसे की बात की गई। और पूरे 7 साल हो गए, आप बता दो कि किसी भी गरीब आदमी को मकान बनाने के अगर पैसे दिए गए हो, वो 1 गज प्लाट देने की बात की गई हो।
और कर्मचारियों को पक्के करने का वादा किया, निभाना तो दूर की बात है। आपने तो कर्मचारी नौकरियों से निकालने का काम किया। आप भी ने टी ग्रुप की भर्ती की, उनको भी निकालने का काम किया और खुद के लगाए हजारों की तादाद में कच्चे कर्मचारियों की छटनी कर दी गई। कुल मिलाकर ये सरकार ने जो भी बोला उसके विपरीत काम किया। जैसे किसी ने पूछा अगर कुछ बनाने जाना है, बोला ना, वो बोला ना जी। उसने फिर पूछा और मिटाने, तो यार सरकार तो दोनों हाथ मिटाने तो लाग रही है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। वो लोग जिन्होंने बनाना कुछ नहीं आता लेकिन मिटाना दोनों हाथों से आता है। यह सरकार ने जो मानो हरियाणा के साथ पूरी दुश्मनी निकालने का काम किया कर रही है। न तो ये शहरी लोगों को देख के राजी, न ग्रामीण लोगों को देख के राजी। आपने देखा जब गांव के किसान यहां से चले दिल्ली की तरफ, तो उन्होंने वहां लाठी चलाकर, पीपड़ी में लाठी चलाकर रोकने का काम किया और किसानों को गठबंधन की सरकार को लाठियां बरसाई की। इस बटन इस मंत्री जी मंत्री जी 2022 आ चुका है। आप अगर याद नहीं हो तो 2022 है। 2022 है। इस बजट में किसान की दुगनी आय करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई प्रावधान हो तो बताओ आप कहां से दुगनी आय होगी इस और मैं 3 महीने बाकी हैं और आज किसान आपसे पूछ रहे हैं कि उस वादे का क्या हुआ। और मैं तुम्हें कहूंगा कि किसान अन्नदाता ही नहीं जीवन दाता भी है। इसको दिन करा करने का काम न करे। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री प्रवीण डागर जी। माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत हरियाणा प्रदेश के बजट पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। आपका बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 1,77,265 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जो कि चालू वर्ष के बजट के 1,53,384 करोड़ रुपए से 15.6% अधिक है। इस बजट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी व प्रदेश की भाजपा सरकार का सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास तथा सबका प्रयास का स्लोगन चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जी पलवल जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता हुआ बॉर्डर का पिछड़ा हुआ जिला है जी, जो पिछली सरकारों की अनदेखी का शिकार हुआ। वर्ष 2014 में जैसे ही प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, की बात है। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बीच में क्यों बोल रहे हो? तो कुछ हमारे लिए थोड़े जा रहे हैं क्या कर रहे हैं आप? तो ये धुआं प्रदूषण जो हो रहा है तो कहीं हमारे ऊपर तो नहीं छोड़े जा रहे। आप चिंता ना करें, ठीक है, कंटिन्यूस करें डागर जी। यह बजट हरियाणा प्रदेश के सर्वांगीण व सतत विकास के डायमंड मॉडल को स्पष्ट करता है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक विकास तथा मानव विकास, नागरिकों के जीवन को सुगमता, गरीबों के उत्थान तथा उत्पादन बढ़ाने के 5 विकासात्मक शक्तियों की परिकल्पना की है, जो हमारे प्रदेश के विकास में एक नए आयाम स्थापित करेगी, जैसे समर्थ हरियाणा सुधार, अंत्योदय, सतत विकास, संतुलित पर्यावरण, सहभागिता। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषि और संबंध क्षेत्र में बजट जो रखा गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं भी किसान का बेटा हूं और खुद भी किसानी का काम करता हूं। कृषि संबंध क्षेत्र के 5,988.76 करोड़ रुपए के आवंटन, जो कि चालू वित्त वर्ष में संशोधित अनुमानों की तुलना में 27%
अधिक वृद्धि करना हम प्रदेश के किसानों के चेहरे पर खुशी लेकर आना है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसानों के लिए एक ऐसा प्राथमिक मंच है जिसके माध्यम से 14 फसलों की खरीद एमएसपी के द्वारा की जाती है। वर्ष 2021 खरीफ फसल के खराबे के लिए लगभग 561.11 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया जाना दर्शाता है कि हमारी सरकार किसानों के लिए सर्वोपरि है। बजट में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 साल का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम 100 क्लस्टर्स में प्रदेश में लगभग 25,000 एकड़ भूमि पर शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत ब्रांडिंग और पैकेजिंग और पहले 3 वर्षों में उत्पादन हानि पर मुआवजे के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे किसानों की मेरे अपने हथीन क्षेत्र के अंदर लगभग 6,000 एकड़ जमीन जो स्वयं की समस्या से पीड़ित थे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया कि स्वयं की जो समस्या से पीड़ित किसान है उनके लिए ट्यूबवेल लगाए जाएं और लगभग 25 ट्यूबवेल वहां पर लगाए गए। उन ट्यूबवेलों के माध्यम से लगभग 1,000 एकड़ जमीन किसानों की सुधरी और आगे भी उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा करके मैंने पिछले सेशन में भी मांग की थी। हमारे साथी विधायक भी बैठे हैं कि जो दुबालू माइनर पिछली सरकारों ने जिनकी अनदेखी की किसानों की, जो किसान हिमाती होने का ढोंग करते हैं, मेरे साथी विधायक आफ्ताब जी भी बैठे हैं, उन्होंने पिछली सरकारों ने लगभग 10 वर्ष से हमारी 20 साल से एक मांग थी कि हमारी दुबालू माइनर को खोद करके ड्रेन में तब्दील किया जाए, जिससे हमारे किसानों की जो जमीन स्वयं की समस्या से पीड़ित है वो जमीन सुधर सके। लेकिन किसी भी सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने 23 फरवरी 2020 को जब माननीय मुख्यमंत्री जी की हथीन में विकास रैली कराई, उस समय मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की और मुख्यमंत्री जी की उस मांग को पूरा करने में 1 वर्ष का समय लगा और आज उस पर काम शुरू हो चुका है और आज हमारे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी लगभग हजारों एकड़ जमीन जो खराबे की तरफ जा रही थी उसमें सुधार आएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि स्वयं की समस्या के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रति वर्ष लगभग 1 लाख एकड़ जमीन सुधार की तरफ जो एक बजट में प्रावधान किया गया है कि पूरे प्रदेश के अंदर इसमें जो स्वयं की समस्या से पीड़ित किसान है उनको लाभ मिल सके। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ बिजली मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरा अपना हथीन क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां पे थोड़ी बिजली की बार बार समस्याएं बढ़ती जा रही थी, तो माननीय बिजली मंत्री जी ने हमारे हथीन क्षेत्र के अंदर 66 केवी के 2 पावर हाउस देकर के हमारी बिजली की समस्या से निजात दिलाने का काम किया। मैं सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का और बिजली मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार हमारी जो सरकार आमजन के लिए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या पीने के पानी की बात हो, उन सब पर बड़ी तेजी से कार्य कर रही है। स्वास्थ्य के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने हमारे पलवल क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात दी। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारे मेडिकल कॉलेज की जो हमारी मांग पीछे कई 2-3 सेशन से उठाते आ रहे थे, हमारे विधायक जी पलवल और हमारे विधायक होडल श्री जगदीश नायर जी ने भी मांग उठाई और हमारी इस मांग पर मुख्यमंत्री जी ने हमें इस बजट के दौरान मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा की, मैं समस्त जिले पलवल जिले वासियों की तरफ से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, चाहे वो सड़कों की बात हो, और डिप्टी स्पीकर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि लगभग मेरे अपने हथीन क्षेत्र के अंदर जो एक हमारी पुरानी बाईपास की मांग चली आ रही थी, उसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी सीएम साहब ने मंजूर किया। लगभग 59 करोड़ की लागत से हथीन के अंदर बाईपास बनने जा रहा है, जिसका टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आज किसानों की वहां पे थोड़ी फसलें खड़ी हैं, जैसे ही फसलों का उठान होगा उसके बाद हमारे जो बाईपास है उसका काम शुरू हो जाएगा। जितने भी हमारे लगभग 20 सड़कें हमारे हथीन क्षेत्र के अंदर 6 क्रम की हो, 8 क्रम की हो या 9 क्रम की हो, उन सबके टेंडर हो चुके हैं। लगभग 4-5 रास्ते ऐसे बचे हैं, उनके एस्टीमेट सरकार के पास भेज दिए गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और डिप्टी सीएम साहब से निवेदन करूंगा कि जो हमारे 4-5 सड़कें और बची हुई हैं, उन सड़कों को भी जल्दी मंजूर किया जाए। आदरणीय स्पीकर सर,
शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। 138 मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए गए और अब इस बजट सत्र में लगभग 500 मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने का जो प्रावधान किया गया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय स्पीकर सर, सबसे बड़ी मेरी तरफ से हमारे हथीन क्षेत्र की कुछ जरूरी मांगे हैं, क्योंकि समय का भी अभाव है और मैंने तो 2 मिनट साथी विधायक को भी दिए, 8 मिनट का टाइम था। तो मेरी कुछ मांगे हैं जो हमारे हथीन क्षेत्र की, अभी 1.5 मिनट का समय बच भी रहा है। हथीन के किसानों की हमारी एक लड़माकी माइनर थी जी। इस लड़माकी माइनर को पीछे कुछ बोल दो, बाकी लिख के दे देना, अधूरा छोड़ दिया गया था। तो मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि हमारी इस लड़माकी माइनर को पूरा किया जाए। इरिगेशन के अधिकारियों ने अभी जवाब दिया था कि ये यहीं तक के लिए मंजूर की गई थी। पिछली सरकारों ने अधूरे काम किए हैं। हमारी सरकार का जो सबसे बड़ा अंतर है वो यही है कि हमारी सरकार इनके जो काम अधूरे पड़े थे, उन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार तत्पर है। आदरणीय स्पीकर सर, हथीन विधानसभा के मानपुर गांव में एक डिग्री कॉलेज बनवाया जाए। गांव मंडकोला मेरा अपना गांव है जी, अनाज मंडी का निर्माण करवाया जाए। और हमारे गांव में, मेरा अपना गांव मंडकोला है जी, लगभग 50 एकड़ जमीन हमने पीछे कृषि विज्ञान केंद्र के लिए पंचायत की तरफ से दी थी जी, विदाउट कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं थी जी। मेरा अनुरोध है जी, वहां पे कृषि कॉलेज का दर्जा दिया जाए। हथीन ब्लॉक में जी 76 पंचायतें, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ब्लॉक हमारा हथीन ही है जी, 76 पंचायतें हैं। तो मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे गांव मंडकोला को भी ब्लॉक का दर्जा दिया जाए। पलवल शुगर मिल की क्षमता, सर किसानों से जुड़ी हुई 1-2 समस्या और है, पलवल शुगर मिल की क्षमता बढ़ाई जाए ताकि किसानों को जो गन्ने की पेराई है वो अप्रैल और मई के महीने में जब होती है तो वहां पे लेबर की बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है जी, उसकी क्षमता बढ़ाई जाए और जिससे किसानों की जो गन्ने की पेराई है वो अप्रैल महीने तक पूरी हो जाए। हथीन नगर पालिका को 10 करोड़ की ग्रांट दी जाए। और हथीन कस्बे में एक बहुत बड़ी समस्या है जी, वहां पे सब्जी मंडी नहीं है। जितने भी सब्जी विक्रेता हैं वो सारे रोड के ऊपर बैठे रहते हैं, आए दिन वहां पे वाद विवाद खड़ा हो जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहां पे नगर पालिका के पास जमीन भी है, उसके लिए सब्जी मंडी का निर्माण कराया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बलबीर वाल्मीकि जी। धन्यवाद माननीय डिप्टी स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। आपने एक जिक्र किया इसमें अंबेडकर आवास योजना। यह योजना इस समय केवल बीपीएल परिवारों के लिए है। इसकी राशि 80,000 रुपये है जो मकान रिपेयर के लिए है। एक तो यह राशि 80,000 से बढ़ाकर 1 लाख करनी चाहिए। जो व्यक्ति अत्यंत गरीब है और वो व्यक्ति बीपीएल श्रेणी में नहीं आते और जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है, तो सरकार से मेरी प्रार्थना है उन पात्र परिवारों को भी इस स्कीम का लाभ अवश्य दिया जाए। एक दूसरा है कि मकान मालिकाना जो हक है उसका प्रमाण पत्र जो है जी पंचायत सेक्रेटरी से तखसीस कराते हैं और उसमें लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तो इनका जो तखसीस का जो वो है नंबरदार से या सरपंच से कराया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। और यह जो योजना है 10 साल की बजाय 8 साल हो जाए तो बड़ा अच्छा है। एक आपने जिक्र किया मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना। यह योजना जो है इसमें एससी बीपीएल को 71,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें से 66,000 रुपये शादी से पहले मिलते हैं और 5,000 रुपये शादी के बाद मिलते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन हो। परंतु लगभग मानना है कि 98-99% जो व्यक्ति हैं उन शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और 5,000 जो रुपए हैं वो गरीब आदमी के सरकार के पास ही रह जाते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि वो 71,000 रुपए
इन गरीब परिवारों को शादी से पहले ही दिए जाएं, ऐसा भी मेरा अनुरोध है। इस स्कीम के तहत चाहे कोई बीसी बीपीएल हो या जनरल बीपीएल हो या कोई भी विधवा जिसके घर कोई भी कमाने वाला नहीं रह जाता, तो उन्हें भी 71,000 रुपए का अनुदान सरकार को देना चाहिए। एक जो व्यक्ति बीपीएल श्रेणी में नहीं आता और उसकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उनकी भी 31,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी जाए। और हमारे देश की बेटियां जो खेलों में मेडल जीत कर लाती हैं, देश व प्रदेश का नाम ऊंचा करती हैं, उन्हें भी 31,000 की बजाय 51,000 रुपए कन्यादान की राशि सरकार को जरूर देनी चाहिए। एक मैं जिक्र करता हूं कार्डों के विषय में। वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई राशन कार्ड नहीं बन रहा है। लगभग 1-1.25 वर्ष पहले कार्ड बनाने 2 महीने के लिए बंद किए गए थे, परंतु आज तक ओपीएच, बीपीएल, एएवाई किसी भी प्रकार का कोई कार्ड नहीं बन रहा है। इन कार्डों को बनाने के लिए साइट बंद है, जिसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाना चाहिए। यदि कोई देरी है तो सरकार जिन व्यक्तियों की आय 1,80,000 वार्षिक आय से कम है, व्यक्ति जिसकी आय कम है, तो इन सभी व्यक्तियों को जो सरकार की स्कीमें जो चलाई गई हैं, जब लग ये कार्ड नहीं बनते तो उन सभी पात्र परिवारों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। और माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, सरकार बता रही है कि हमने युवाओं को बहुत स्कीम बनाकर रोजगार देने का काम किया है। जब यहाँ बजट सत्र पढ़ा जा रहा था, उसमें बताया जा रहा था कितनी स्कीमें बनाकर रोजगार दिए जा रहे हैं। जैसे हरियाणा में एक भी पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार ना हो, परंतु मैं पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आज जो हमारे पढ़े लिखे भाई बहन हैं, वो युवा बेरोजगार हैं, दर धक्के खा रहे हैं। आपकी सरकार ने घोषणा की थी कि हर वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो क्या डिप्टी स्पीकर साहब, आज देश और प्रदेश में 16 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया गया? यदि जब बजट का या पढ़ने का काम था, वो पढ़ा जा रहा था, तो पूरा वाह थी कि उसमें कोई भी बेरोजगार युवा नहीं रहेगा। परंतु मैं पूछना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है। बहुत बुरी दशा पढ़े लिखे युवा हमारे जो बहन भाई हैं उनकी है। माननीय स्पीकर महोदय, केवल शिक्षा विभाग का ही उदाहरण लीजिए। 40 से 60% विभिन्न विषयों के अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। ऐसे हालात में गरीब परिवारों के जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा कैसे मिल सकती है? गरीब आदमी अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का सहारा लेता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो है प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराने में असमर्थ है और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। तो गरीब व्यक्ति को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन समस्याओं का भी हल किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों
के रख रखाव की जिम्मेदारी जिला परिषद और नगर पालिकाओं को दी जाएगी, ये आपकी सरकार कहती है। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा सीधा सीधा गरीब बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि हरियाणा सरकार ग्रामीण अंचल में स्कूल व स्वास्थ्य सेवा को चलाने में नाकामयाब हो गई है, जबकि सरकारी ग्रामीण अंचल में शिक्षा संस्थाएं व स्वास्थ्य सेवाएं चलाने में अपने हाथ खड़े कर गई है, तो जिला परिषद व नगर पालिका कितने समय तक चला पाएंगी? इसका मतलब यह है कि आप इन संस्थाओं को बंद करना चाहते हैं। दूसरा, आवास योजना। अब बजट में पढ़ा गया कि हर एक व्यक्ति जो गरीब जरूरतमंद है उसके सिर के ऊपर छत होगी, ये आपकी सरकार की घोषणा है। परंतु ये आपने कहा था कि ये सब 2022 तक हो जाएगा। माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, आज वो 2022 ही चालू है। क्या सभी गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को आवास जो योजना है, गरीब के ऊपर छत होगी, क्या सबको ये सुविधा प्राप्त हो चुकी है? मैं आपकी सरकार से जानना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से, मेरे हल्का, एक मिनट सर, एक कहां करो, मैंने पिछले विधानसभा सत्र में प्रश्न लगाए अपने कि मेरे हल्का इसराना में और हल्का के ब्लॉक मतलोडा में तहसील की बिल्डिंग नहीं है, वहां अपना बस स्टैंड नहीं है। मैंने ये प्रश्न लगाए। 2 मंत्रियों ने सरकार की ओर से विश्वास दिलाया गया था कि आपके बस स्टैंड, तहसील, ब्लॉक की बिल्डिंगें बनाई जाएंगी, परंतु मैंने पूछा था स्पीकर सर कि इसका समय कितना रहेगा। सरकार की ओर से विश्वास दिलाया गया था कि मार्च के अंदर आपके काम पूरे कर दिए जाएंगे। मैं जब भी ये कह रहा था दिसंबर के अंदर, जब सदन चला हुआ था, कि मार्च आने में 3 महीने बाकी हैं, एक भी किसी इमारत की ईंट निर्माण के लिए आपने नहीं रखी, तो 3.5 महीने में आप कैसे इन बिल्डिंगों को पूरा कर पाओगे? माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस सदन के अंदर भी जब किसी बात का भरोसा किसी हल्के के विधायक को या पूरे हल्के की जनता को दिया जाता है और वो काम नहीं होता है, तो जनता क्या उम्मीद रखे? इसके साथ साथ एक धन्यवाद। एक है सर, नहीं, सर, बाकी आप लिख के दे दें, बाकी आप लिख के दे दें। मैंने सर टाइम हो गया कि जब मतलोडा के अंदर जब तक नया बस स्टैंड नहीं बन जाता, तो पुराने बस स्टैंड पर बहुत भीड़ रहती है, हमारी बहनें माताएं वहां से आती जाती है। मैंने प्रार्थना की थी कि जब तक नया बस स्टैंड नहीं बन जाता, तो आप वहां एक कम से कम शौचालय बनवा दें और वहां सफाई कर्मचारी लगा दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जल्दी आपको नया बस स्टैंड देंगे, माननीय श्री लीलाराम जी, परंतु आज तक ये कोई काम नहीं हुआ। धन्यवाद डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को बजट पर बोलने के लिए समय दिया। उपाध्यक्ष महोदय, 8 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस टर्म का तीसरा बजट प्रस्तुत करने का काम किया और अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले बजट की बजाय 15% बढ़ा करके बजट को पेश किया गया और इस बजट को उपाध्यक्ष जी किसान को, व्यापारी को, कर्मचारी को, बेरोजगार युवाओं को, गृहिणी को, सभी को ध्यान में रख करके बजट में हर मद पर विचार करके अलग अलग प्रावधान किया गया और इस बजट में उपाध्यक्ष जी 132 प्रकार की अलग अलग योजनाओं पर काम किया गया है
और उसमें हर वर्ग को देख करके बजट प्रस्तुत किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार एक अनूठी योजना है मुद्रा योजना, छोटे व्यापारी के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 2078 करोड़ का इसमें ऋणों की व्यवस्था की गई है। और उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के ऊपर हर विधायक ने अपने विचार रखे। इस प्रकार से दर्शाने की कोशिश की गई, हमारे साथी दूसरी पार्टी के साथी बैठे हैं, कि उन्होंने ही पूरा हरियाणा प्रदेश में विकास किया था और अभी कुछ नहीं हुआ है। परंतु मैं बताना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, आप सड़क के मामले को ही ले लीजिए। हमारे साथी हैं बिशनलाल जी, पहले भी मेरे साथ विधायक थे और हर बात में सड़क पर बोलते हैं, उनकी कोशिश भी होती है। परंतु मैं साथी को बताना चाहता हूं कि आपने अपने समय में भी, जब कांग्रेस की सरकार थी बिशनलाल जी, कुरुक्षेत्र से यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अध्यक्ष विधायक जी सुनो, जब ये कांग्रेस में थे को नहीं, मेरे साथ थे जी और लोकदल में थे और कांग्रेस की सरकार थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं बिशनलाल जी, कुरुक्षेत्र से यमुनानगर, अंबाला से यमुनानगर 3-3 घंटे का समय लगता था। परंतु अब उपाध्यक्ष जी, हिसार से चंडीगढ़ तक 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। मैं साथी को बताना चाहता हूं, कम से कम इस प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूरे हरियाणा प्रदेश में सड़कों का जिस प्रकार से जाल बिछाया गया है और जिस प्रकार से सड़कों को लेकर के, चाहे नारनौल से आपके अंबाला तक, चाहे हिसार से लेकर के चंडीगढ़ तक, और मेरे कैथल जैसे जिले में भी 3-3 उपाध्यक्षी नेशनल हाईवे या तो बन गए हैं या बनने जा रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि कहते हैं अगर रास्ते और सड़कें ठीक होती हैं तभी कोई प्रदेश तरक्की करता है। अब शिक्षा की बात ले लीजिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने इस प्रकार की योजना बनाई कि हर 20 किलोमीटर में एक गवर्नमेंट कॉलेज होगा और हमारी किसी बेटी को, लड़की को 20 किलोमीटर से दूर जाना, शिक्षा के लिए जाना नहीं पड़ेगा। और ये कॉलेज नहीं उपाध्यक्ष महोदय, उनको लाने और ले जाने के लिए 500 से 600 बसों की जो व्यवस्था की है वो एक अपने आप में अनूठी व्यवस्था है उपाध्यक्ष महोदय। बिजली की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चौधरी रणजीत सिंह जैसे कर्मठ, मैं कहूंगा मंत्री को, और डॉक्टर पी.के. दास जी जैसे ईमानदार अधिकारियों को लगा करके, जहां बिजली की उपाध्यक्ष जी, हमने 2 प्रकार की व्यवस्था देखी है इस प्रदेश में। जब कांग्रेस की सरकार होती थी, सबसे ज्यादा हरियाणा की जनता कांग्रेस को कोसती थी बिजली के बारे में। आज अगर देखें, हरियाणा में 24 घंटे बिजली है और वो भी मैं बोलने दो बहन जी को। बैठो बहन जी, बैठो बहन जी बात सुनो, प्लांट बंद हो गए या नहीं हो गए? एक मिनट मैडम, आप कह रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। पूरे आप, मैं कह तो लूँ, थर्मल मैं चला रहा हूँ, मैं कह तो दूँ आपसे। देखिए, पूरे देश में थर्मल का पिछले बार कोल की प्रॉब्लम थी। हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहाँ कोल की कमी नहीं थी और पहला थर्मल हमारा था जहाँ कोविड के दिनों में ऑक्सीजन भी बना के। आप अच्छी बात को अच्छी कहें, जो नहीं हो उसका उपाध्यक्ष जी, मेरा समय भी नोट, मैं उसका जवाब देता हूँ। 1 सेकंड। उसका कारण ये है कि थर्मल को एक बार चला दो तो 3 महीने चलता है और थर्मल की जो इन दिनों में हमें जो सोलर पावर है सस्ती मिलती है, वो हमें महंगी पड़ती है, इस करके वो देख के करना पड़ता है। चलो ठीक है। वो स्टेट की इकोनॉमी। जी लल्लाराम जी बोलो। मैं उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व मंत्री जी सम्मानित मंत्री रही हैं, मैं बताना चाहता हूं कि बिजली ही 24 घंटे नहीं दी, बल्कि आधे रेटों में बिजली देने का काम हरियाणा प्रदेश में इस सरकार ने किया है जी।
आफ्ताब जी है कि ये व्यवस्था का विषय होता है, इसमें कोई काम करने का तरीका होता है सरकार का। किसानों की बात बड़ी यहां पर उपाध्यक्ष जी की जा रही थी। मैं कहता हूं कि वही बात आती है दोबारा। हमने कांग्रेस राज भी देखा है, किसान अपनी जब फसल उनकी जमीन एक्वायर होती थी, धरने करते थे, प्रदर्शन करते थे, रास्ते रोकते थे, और जहां पर उपाध्यक्ष जी 100 मन जीरी 60-70 मन गेहूं होती है, 5 और 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता था। परंतु आज इस प्रकार की व्यवस्था सरकार ने किया है। किसान खुद आकर के सरकार के पास कहता है, कोई अगर नेशनल हाईवे बनाना है, स्कूल कॉलेज बनाना है, वो अपनी आप सरकार से निवेदन करता है कि मेरी जमीन है जी, एक्वायर कर ले। दुगने तिगने रेट देने का काम सरकार ने किसान के बारे में किया है। और इसी प्रकार फसल के मुआवजे की बात है, फसल का मुआवजा खराबी पर सरकार ने एक सीजन में उपाध्यक्ष जी 1200 करोड़ रुपए किसानों को सीधे खाते में डालने का काम इस हरियाणा सरकार ने किया फसल खराबी में जी। उपाध्यक्ष जी, नौकरियों की बात आई और बड़े दावे किए गए, परंतु ये पहली बार हरियाणा में इस प्रकार की व्यवस्था हुई जो मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम, इस काम सरकार ने किया है। और कांग्रेस का राज भी आपने हमने सबने देखा। जब कोई वैकेंसी आ जाती थी, बोलियां लगती थी मंडियों में, और एक एमएलए मंत्री के घर पे मेले लगते थे और लाखों करोड़ों रुपए ये इकट्ठे करके 500 हमने देखा जी, 500 आदमियों से पैसे लेकर के रख लेते थे, जब कोई लगता था फिर वापस कर देते थे। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा चल रही थी, हमारे सम्मानित साथी बोल रहे थे कि मेरे को ये नहीं समझ में आता कि घोटाले क्यों होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उनको इस बात पर जरा थोड़ा सा सोचना चाहिए गंभीरता से कि इन घपले की, घोटाले की, करप्शन की, भ्रष्टाचार की जननी कौन है। कांग्रेस पार्टी का ही विधायक था, कांग्रेस का साथी इस बारे में पूछ रहा था। जितने भी दुनिया के बड़े, हिंदुस्तान के बड़े घोटाले हुए हैं, सब कांग्रेस राज में हुए हैं। और आज ये बड़े साफ पाक बन करके यहाँ पर ये दर्शाने का काम करते हैं कि हम जनता के बड़े शुभ चिंतक हैं। आप हिस्ट्री उठा करके देख लें, जितने बड़े घपले घोटाले हुए उपाध्यक्ष महोदय, वो कांग्रेस सरकार में हुए हैं। अगर नाम लेने शुरू कर दें, जमीन की बात आई, हमारी पूर्व मंत्री जी बोल करके चली गई, 50,000 प्लाट ये कर दिया, वो कर दिया। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी अपनी बात पर जब आई, वो एक तरह से तिलमिला उठे थे। मंत्री जी से कह रहे थे को 1-2 एकड़ बताओ। मैं कहता हूं 1-2 नहीं, 68 से 72,000 एकड़ जमीन किसानों की सस्ते भाव कोड़ियों के दामों पर लेकर के बड़े बड़े ग्रुप, चाहे टाटा, बिरला, टीडीआई, पार्श्वनाथ, ओमैक्स, सुशांत सिटी को विधायक जी आपके बैठो विधायक जी आपके जिले की बात है। बैठो, आप कहते हो तो सुन भी लो, कोई बात नहीं। नरवाल जी आप तो तब बच्चे थे, राजनीति में भी नहीं आए थे। आपके जिले की बात करता हूं, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुड़गांव की बात करता हूं, रोहतक, सोनीपत, झज्जर की बात करता हूं। 1-2 ये रिकॉर्ड की बात है, 1-2 एकड़ नहीं, 68 से 72,000 एकड़ जमीन बड़े बड़े धन्ना सेठों को, ग्रुपों को दी गई थी। ये इस प्रकार की सरकार हरियाणा प्रदेश ने देखी है। और आज तक भी कोर्टों में, कचहरियों में केस चल रहे हैं, मुकदमे लड़ने, पेशी पर जाना आपको पड़ता है। किस प्रकार की बातें करने की बात करते हो अध्यक्ष जी। इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, खेलों के अंदर हमारे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा, चाहे ओलंपिक गेम थे, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हुए, सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा प्रदेश के प्लेयर, बच्चे बच्चियों ने लाने का काम किया। यह सरकार की नीतियों पर ही आधारित। मैं विधायक जी बैठे थे, कह रहे थे
गोहाना खरगोदा की बात करते थे, सड़कें नहीं बनी। अध्यक्ष महोदय, हमने देखा KMP पर 20 साल पहले काम शुरू हुआ था। 10 साल माननीय विधायक जी की सरकार रही, वो भी विधायक थे, एक डंपर भी मिट्टी का नहीं घेरा गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नरवाल जी करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके आज देख लो आप उसको, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस भी उस सड़क के सामने, KMP के सामने फेल है। जो काम हुआ उसको तो मानना चाहिए आपको। अध्यक्ष बहन जी, आप इस बात पर बोल ही नहीं सकते, आप इसमें कुछ कह ही नहीं सकते। आप वो तो 2 और 2 4 वाली बात है बहन जी, आपके हल्के से होकर के जा रहे, आप खुद उसको महसूस करते सकते हैं। बस बैठो बैठो बहन जी बैठो। अध्यक्ष महोदय, मैं 1-2 मिनट का समय लूंगा। मेरी नहीं, 1 मिनट में आप कर दो पूरी। आपके सामने बस 1 मिनट ही लूंगा जी। मेरी हल्के की मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने पहले भी बात की थी। कैथल हरियाणा के हिसाब से बड़ा शहर है, 1.25 लाख के लगभग वोट है। कैथल में हमारी सब्जी मंडी नहीं है, पुरानी सब्जी मंडी छोटी सी मंडी है। कैथल में एक नई सब्जी मंडी बनाई जाएगी। और एक गेहूं ड्रेन है उपाध्यक्ष महोदय, उस पर भी मैंने सरकार के सामने पहले बात रखी थी। और ठीक इसी प्रकार कैथल शहर से एक ड्रेन जाती है, कुतेपुर नाम ड्रेन का नाम है जी, और उसकी पटरी है, वो वाया कैथल शहर से वाया कुतेपुर आगे बड़ा गांव आता है, कैथल हल्के का सजुमा गांव है जी। उसकी पटरी को अगर सरकार सड़क में परिवर्तित कर दे, आधी पटरी बनी हुई है जी, बीच में आधी रुकी हुई है, अगर उसको सड़क का रूप दिया जाए, क्योंकि सजुमा गांव में 12,000 के लगभग आबादी का गांव है, तो उस सड़क से पास के गांव को बहुत जबरदस्त आपको रिटर्न में दे दो, आप लिखित में दे दो, आप रिकॉर्ड पे आ जाएगी। अध्यक्ष जी 1 मिनट जी प्लीज, मेरा टाइम भी रह रहा, अभी देख लीजिए आप। ना टाइम नहीं रह रहा, आपका हो गया, वो आपका जो खराब किया था बीच में वो भी 2 मिनट दे दिए। आज सरकार की स्कीम है, एक गांव से दूसरे गांव का कोई भी जोड़ने वाला रास्ता कच्चा नहीं होना चाहिए। मेरे 2 बड़े गांव हैं, गांव पाड़ला और गांव बाबा लदाना। गांव पाड़ला और बाबा लदाना तो वैसे भी ऐतिहासिक गांव है, बाबा राजपुरी जी की जन्म स्थली है। और दशहरे से अगला दिन उपाध्यक्ष जी वहां मेला लगता है, जिसमें हजारों नहीं लाखों लोग आते हैं। इसलिए मेरी सरकार से बेनती है, बाबा लदाना से पाड़ला तक वाया बुड्ढा खेड़ा, तीनों गांव उपाध्यक्ष जी बड़े हैं। धन्यवाद। कच्चे रास्ते को पक्का बनाने का काम किया जाए। उपाध्यक्ष जी मेरे 2 मिनट अभी बचे हैं प्लीज जी। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहूंगा, इनका गोद लिया गांव है, 14-15 हजार वोट का गांव है केवड़क, उसको सब तहसील का दर्जा दिया जाए जी। और एक कुलतारण माइनर है जो शहर में, उपाध्यक्ष महोदय मैं ये बात इसलिए कहता हूं, 2 माइनर है, दोनों के दोनों रबजाए शहर में आते हैं जी। गांव नौज से गांव जसवंती, जसवंती से देवरा, देवरा से कैथल शहर तक उसकी पटरी को पक्का किया जाए। जिस प्रकार सरकार ने उपाध्यक्ष जी एक निर्णय लिया ना जी, बस ठीक है जी, धन्यवाद। दिल्ली से बलवीर जी सर 1 मिनट का समय जी। सैनी साहब, हाँ जी हो गया जी। धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मौका दिया और बड़ी खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं। स्पीकर साहब, इस बजट की किताब के अंदर जो है पेज नंबर 61 और पैरा नंबर 245, इसमें मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा है कि भाई आर्थिक रूप से कमजोर नगर पालिकाओं में बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने और वित्तीय रूप से सशक्त होने तक इन शहरी स्थानीय निकायों में विकास प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा शहरी विकास कोष से परिव्यय प्रदान किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को से एक बात कहना चाहता हूं, अगर यह नाराज ना हुआ तो नाराज ना हो, ऐसा मुख्यमंत्री जी आपने क्या जरूरत, किसने सलाह दी थी भाई रदौर को पंचायत को तोड़ को नगर पालिका बना दो, बताओ किसने दी थी?
मेरा मतलब कहने का जो है, नहीं मैंने नहीं कहा, चलो भाई ने कह दिया होगा। उसमें जो है ना, उसके बाद एक छोटा पैसा भी आपने वहां की डेवलपमेंट के लिए नहीं दिया मेरे टाइम में। तो एक मिनट सुन लो जी, पहले थोड़ा स्पष्ट कर पहले दिए हैं। बात का जवाब तो दो। थोड़ा स्पष्ट सैनी साहब ठीक है, नहीं मैं सभी सैनी साहब सभी माननीय सदस्यों के लिए एक बात थोड़ा सा मुझे कहना आवश्यक पड़ रही है। बजट जो होता है ना, बजट अगले वर्ष के लिए होता है। अगर आप बजट में कोई बात कही गई है, उसका पिछले सालों में कुछ उसका उपयोग हुआ होगा, पिछले साल में उससे पहले का जो बजट हुआ होगा उससे में कोई बात आई होगी। आज हमने ये कहा कि ऐसी कमजोर नगर पालिकाओं के लिए अगले वर्ष में, ये वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, उस वर्ष में एक व्यवस्था की जाएगी कि उनके लिए अलग से विशेष अनुदान दिया जाएगा। अब आप उसको पिछले नगर पालिका में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा सभी माननीय सदस्यों से कहना है कि बजट में जो कुछ कहा जाता है ये अगले आने वाले वर्ष के लिए कहा जाता है। उसके लिए खेद है मेरे को, लेकिन ये बात नहीं है। काम आपने वहां करवाए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, डेवलपमेंट वहां हुई है। लेकिन मेरे टाइम में तो पता नहीं क्या खुंदक है, मेरे टाइम में नहीं होया कुछ भी। ये मेरा कहने का अभिप्राय था। अब करवाओगे तो बड़ी खुशी की बात है। वही तो बात है ना, सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास वो होना चाहिए ना। अब मैं दूसरी बात पे आना चाह रहा था कि एक किसान खेत सड़क योजना आपने चलाई है, बड़ी अच्छी योजना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 25 किलोमीटर तक एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर खेतों के रास्तों के अंदर खड़ंजल गया जाए इसका। मेरा एक सुझाव भी है और एक मांग भी, मान लीजिए ये जो योजना है ये नगर पालिका और जो नगर निगम है उसमें भी जारी की जाए, क्योंकि वहां भी लोग रहते हैं, उनके भी खेत हैं, कल्याण हैं, गोबर हैं, रास्ते हैं, वो वंचित हैं इससे। इसलिए आप ये चीज इसको नोट करके ये भी करवाई जाए। और एक बुढ़ापा पेंशन का बड़ा जी करो यार जी। एक साथी कह रहे थे कि बुढ़ापा पेंशन बुजुर्ग लोगों को बड़े दी जा रही, बड़ा अच्छी बात है, और अच्छी बात है भी। ये जो बुढ़ापा पेंशन शुरू करी गई थी, ये आपने नहीं शुरू करी, ये चौधरी देवीलाल जी ने शुरू करी थी। और ये इसलिए करी थी कि बुजुर्गों का मान सम्मान हो, और इसमें कोई शर्त नहीं रखी गई थी। या कोई शर्त रखी गई थी भाई? कोई शर्त थी क्या? सिर्फ उम्र की शर्त थी कि उम्र 60 साल होनी चाहिए, और कोई शर्त नहीं थी। नहीं, ये नहीं बात है जी। कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे 50 एकड़ जमीन हो चाहे 10 एकड़ हो, अब परिवार पहचान पत्र से जोड़कर किसको जो पेंशन बुजुर्गों की काट रहे हो, ये मेरे हिसाब से तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग सबके एक बराबर हैं। और जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे आगे सबके, चाहे मेरे है चाहे आपका, किसी का भी है, आपको तो खैर है नहीं, हमारे हैं। ये जो है ये बुजुर्गों की कोई देखभाल नहीं करते, कोई देखभाल नहीं करते। और जो उनकी ये जो कानून से कुछ नहीं होता जी, कानून तो पहले ही बने हैं। अब एक बुजुर्ग है घर में, अब उसके किसी के गोड्डे में दर्द है, गोड्डे की दवाई चलती है, किसी को अस्थमा की दवाई चलती है, किसी को कहीं की दवाई चलती है, किसी को कहीं की चलती है। और अगर अपने बच्चे की घरवाली से बुजुर्ग पैसे मांग ले तो 100 ताने मारा। और अगर एंडी आदमी है ना, वो मर जाएगा पर पैसे नहीं मांगने का दोबारा। इसलिए इसको इससे हटाया जाए। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जो है ना इसको, इस शर्त को हटाएं और सबकी पेंशन दोबारा से लागू कराएं। उसमें जनाब एक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला है। मंत्री जी बैठे चले गए और अपने गोलना जी बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैं मंत्री जी को पर्सनली
उनके दफ्तर में जाकर के मिला। एक हमारी सोसाइटी है मुस्ताबाद में, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें लगभग 6500 किसान हैं, छोटे बड़े। मंत्री जी कहने लगे लिख के दे दो, लिख के भी दे दिया, मैं उनको लिख के भी दिया। और मंत्री जी ने ऐसा भी नहीं करा कभी 1 साल के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी लिख दे मेरे को कि भाई आपने दरखास्त दी थी, इस पे काम होगा या नहीं होगा, करेंगे या नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह समझते हैं सोसाइटी का, पूरे स्टेट में 2 सोसाइटी हैं, एक केसरी के अंदर, एक मुस्ताबाद के अंदर। वो दोनों बैंक से लिंक हैं। कोई भी फायदा आप देखते हो किसानों को सोसाइटियों में, उनको नहीं मिलता, ना तो मुस्ताबाद वाले को मिलता है ना केसरी वाले को मिलता है, क्योंकि वहां हमारा किसान 7% ब्याज देता है, जो अल्पावधि का ऋण है ना उसमें 7%, और इसी तरह केसरी का। और अगर डिफॉल्टर हो जाए तो 12%। और वैसे मैं जानना चाह रहा था कि कितने % ब्याज लगता है अल्पावधि के लिए, 0%। और हम कितना दे रहे, 7%। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना हमारी तरफ भी ध्यान लगाओ, हमें भी करो, इसको मामले को कर दो अब की बार, ठीक है ना जी। और ये सड़कों का मामला है, अभी सम्मानित विधायक जी जिक्र कर रहे थे कि भी सड़क की बात आई, उठ खड़ा हुआ। भाई यहां जितने मेरे साथी बैठे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के, क्यों मैं सारी की सड़कें ठीक है? बताओ। लिंक रोड जो है इनकी ठीक है, इनकी छोड़ दो, हमारी बना दो, इनकी तो बनी पड़ी, आप हमारे वाली बनवा दो। अब सड़कें जी, अभी विधायक जी मेरे साथी हैं, मेरे गेल रहे लोकदल में, वो कह रहे थे कि जाल बिछा दिया सड़कों का। अरे उस टाइम जाल तो चौटाला साहब कर गए थे, जिनको हम रिपेयर भी नहीं कर पा रहे। क्यों बोली बात को? तो इसलिए उनकी रिपेयर करवा दो, नहीं तो रोज की रोज जो है ना एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और विशेष तौर पे इस बजट के अंदर जो 4 लेन सड़क हैं, कुरुक्षेत्र से यमुनानगर जो सहारनपुर को जाती है, 5-6 सड़कों का कर दिया जी। चलो इस बारे में फिर बोलना क्या, अगर आपने कर दिया तो बड़ी धन्यवाद तो कर दो, आप धन्यवाद तो कर दो। कर दिया मैं, धन्यवाद, कमाल है। पर एक बात है स्पीकर सर, डिप्टी सीएम साहब भी कह गए थे, उसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं, अगर बना दें तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो काम ठीक है उसको ठीक मानेंगे, ऐसी बात थोड़ी है, ऐसी बात तो नहीं है। धन्यवाद सैनी साहब, बाकी कोई बात है तो आप लिख के दे दो, रिकॉर्ड पे आ जाएगा। सर अभी मेरा टाइम है ना, हो गया टाइम। अभी एक खनन का मामला है, मंत्री जी बैठे हैं। नहीं, टाइम हो गया आपका। नहीं मेरा टाइम कहाँ हो गया जी, ऐसे मेरा टाइम नहीं है। चर्चा भी बहुत होगी, अब हो गया। ना अब खनन का मामला, श्रीमती सीमा तिरखा जी। नहीं खनन का भी ठीक करवा दे रहे हम, जहां देखा वहां शुरू करवा दें, 20-20 फुट तक नीचे तक खनन। बस ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बैठे हंस रहे हैं, क्यों भैया वो नहीं रहे क्या? नहीं एक बात बता, मैं ये कह रहा था गैर कानूनी खनन हो रहा है। बैठो आप, बैठो। नहीं हो रहा था, यही कह दे, मान लेंगे। सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपका। वर्तमान में जो बजट हरियाणा सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, मैं सोचती हूँ कि ये हर घर की खुशहाली को दस्तक देता है। अगर मैं कहूँ कि जब 2014 में सरकार बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेतृत्व इसका संभाला हरियाणा में, तब से लेकर आज तक रोज ही हरियाणा की सूरत बदल रही है। एक विश्वास और एक विचारधारा जिसको वो लेकर के आगे बढ़े थे, उसमें 2
बिंदु मैं मुख्य मानती हूँ। एक ट्रांसपेरेंसी और दूसरा सबको समानता का अधिकार देना। और मैं सोचती हूँ इन दोनों चीजों में सरकार अपने लक्ष्य में बहुत हद तक सही साबित हुई है। और बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी भी आई हैं हमारी जिसे हरियाणा की पॉलिसीज को देश ने अपनाया है। पीपीपी का जो मॉडल लेकर के आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, परिवार पहचान पत्र, शायद ये एक नया आयाम और एक नई सूरत देने वाला है हरियाणा को। और उसके साथ ही मैं जोड़ती हूँ कि जो 1,20,000 से 1,80,000 जो आय सीमा निर्धारित करी है कि जिनको अधिक फैसिलिटीज दी जाएंगी, तो मैं सोचती हूँ हरियाणा के लाखों परिवार इस प्रकार से अधिक इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। पिछले 2 वर्ष जब ये सरकार बनी 19 में, तो 20 और 21 ये दोनों वर्ष पूरे देश के लिए ही बहुत बड़े चैलेंजिंग ईयर रहे। पूरी दुनिया ने इनको भोगा है। लेकिन आज इस सदन में मुझे इस बात को कहने में बड़ा फक्र महसूस होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में पहली 20 सिटीज को चुना गया जिन्होंने कोरोना काल में बेस्ट सेवाएं दी। तो मुझे इस बात को बताते हुए हर्ष महसूस होता है कि हरियाणा की पहले नंबर पर आने वाली सिटी का नाम फरीदाबाद है और दूसरे नंबर पर आने वाली सिटी का नाम गुड़गांव है। तो मैं ये सोचती हूँ कि पूरा एक माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो प्रशासन ने काम किया वो तो इसके लिए साधुवाद का पात्र है ही है, लेकिन इसके साथ साथ फरीदाबाद की वो तमाम संस्थाएं, वो आम जन मानस, इसका बहुत बड़ा मेरी तरफ से आभार के लायक है। क्योंकि मैंने उस कोरोना काल के अंदर अपनी 80-80 साल की माताओं को किसी न किसी संस्था के अंदर, किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में मैंने रोटी बेलते हुए, दाल चलाते हुए अपने बड़े बुजुर्गों को देखा और जिसकी वजह से फरीदाबाद मैं सोचती हूँ कि नंबर 1 आया। और इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि आज तक का भी एक सर्वे हुआ, उसके अंदर हमारे फरीदाबाद के प्रशासन को सम्मानित किया गया। आज तक के सर्वे में भी कोरोना सर्विसेज में फरीदाबाद नंबर 1 रहा। कोरोना ने हमें जहां बहुत सारे चैलेंज दिए वहां हमें सॉल्यूशन की तरफ भी लेकर के गए। और जितनी जल्दी हरियाणा ने वैक्सीनेशन को कवर किया वो भी काबिले तारीफ है। क्योंकि सारा श्रेय अगर हम बोले तो भारत के वैज्ञानिकों को जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी जोड़ना चाहती हूँ कि हमारे पास मेरी अपनी विधानसभा में 8 गांव लगते हैं, जिसमें से 7 गांव गुर्जर समाज से आते हैं। और आज बदलते समय के तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की ये 7वें दिन की कार्यवाही यहाँ पर आप सीधे देख रहे हैं। हर खबर पर पल पल की जो अपडेट है, पल पल की जो जानकारी है वो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। और सदन में बजट पर चर्चा की जा रही है। तमाम जो विधायक हैं उनको बोलने का मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। विधायक दुलाराम ने कहा कि बजट में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बजट में शिक्षा के क्षेत्र का भी ध्यान रखा गया। वहीं कांग्रेस की ओर से इंदुराज नरवाल ने कहा कि हुड्डा सरकार में प्रदेश में कई यूनिवर्सिटी बनी और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आज हरियाणा का युवा बेरोजगार है। हरियाणा वीडियो अपराध की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। हुड्डा सरकार में अपराधियों ने प्रदेश को छोड़ा था। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही 7वें दिन की जारी है। अब से कुछ ही देर के बाद और आज सदन में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी का मामला गूंजा। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी
और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विपक्ष की ओर से सदन के अंदर गंभीर आरोप लगाए गए हैं प्रदेश में हुई रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी को लेकर, उसका जवाब हालांकि सदन में वो दे चुके हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी पत्रकारों के सवालों का जवाब आज देते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। विधानसभा का बजट सत्र लगातार चल रहा है, जिसका 7वां दिन है और 7वें दिन की कार्यवाही भी काफी हंगामेदार रही। कल भी हमने देखा कि किस तरीके से कल डाडम हादसे को लेकर विपक्ष की ओर से तमाम तरह के सवाल सरकार के ऊपर दागे गए, सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। हालांकि खनन मंत्री मूलचंद शर्मा की ओर से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से इनका जवाब दिया गया। इसके साथ ही कल हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रदेश में खाद की किल्लत का जो मुद्दा है उसको उठाया, लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से उसका जवाब दिया गया। लेकिन आज की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो आज की कार्रवाई भी काफी हंगामेदार रही है। अभी तक की जो कार्रवाई है, हालांकि आज की जो कार्रवाई है वो शाम 6:30 बजे तक चलेगी और आज डबल सिटिंग है। इससे पहले हालांकि सिंगल सिटिंग थी, लेकिन जो विपक्ष के जो विधायक हैं यानी कि कांग्रेस विधायकों की ओर से और इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला, उनकी ओर से मांग की गई थी और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, उन्होंने ये मांग की थी कि सदन की कार्यवाही को आज के लिए बढ़ाया जाए और आज डबल सिटिंग की जाए, क्योंकि सभी विधायकों को पर्याप्त मौका बजट पर चर्चा के लिए मिलना चाहिए।